पिछली क्लास में हमने जाना है कि जो एटम्स होते हैं वो बॉन्ड क्यों बनाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। सिर्फ इंट्रोडक्शन ही तो जाना है अभी, अभी भी बाकी है सबसे बड़ा सवाल कि बॉन्ड बनते कैसे हैं। तो क्या रीजन है बॉन्ड बनने का और क्यों बनते हैं, एटम्स क्यों आपस में कंबाइन होते हैं, प्रकृति ऐसा क्यों करती है, इलेक्ट्रॉन का लेन देन कैसे होता है, और जो लुईस कंसेप्ट था वो क्या था, उसके क्या एक्सेप्टेंस थे और उसके क्या एक्सेप्शंस थे। आज इस क्लास में हम यही पढ़ने वाले हैं। तो पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं बेटा इंट्रोडक्शन। क्या था इंट्रोडक्शन, ध्यान रखेंगे कि एंड जो फोर मैंने सबसे पहले बताया था कि क्या होता है एटॉमिक केमिकल बॉन्ड। तो मैंने कहा था कि केमिकल बॉन्ड, व्हाट इज केमिकल बॉन्ड पढ़ा था, उसका आंसर आपने देख लिया था कि केमिकल बॉन्ड एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है, दो एटम्स के बीच का एक ग्लू होती है जो इन दोनों एटम्स को आपस में बांधे रखती है, उसको बोलते हैं अट्रैक्टिव फोर्स यानी कि केमिकल बॉन्ड। और वो जो केमिकल बॉन्ड आपस में जो एटम्स आपस में मिलते हैं, जो रिजल्टेंट बनता है वो होता है मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल में जो एनर्जी होती है वो कम होती है, यानी कि किसी भी बॉन्ड के बनने में जो एनर्जी होती है वो निकलती है। तो इसको बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। तो इट इज अ यूनियन ऑफ टू और मोर एटम्स टू एक्वायर स्टेबल। फिर हमने क्या बताया था, कोई भी एलिमेंट दुनिया में अगर स्टेबल होना चाहता है, क्यों, क्योंकि वो इनर्ट गैस कन्फिगरेशन अटेन करना चाहता है, मतलब स्टेबिलिटी चाहता है, वो चाहता है कि इनर्ट गैस कन्फिगरेशन अटेन कर ले, मतलब उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो स्टेबल हो जाए। मैंने आपको तीन चीजें बताई थी कि हर बॉन्ड, हर एलिमेंट चाहता है कि वो इनर्ट गैस कन्फिगरेशन अटेन कर ले, हर बॉन्ड चाहता है कि वो स्टेबल कार्बोनाइल बॉन्ड बन जाए, और हर रिंग चाहती है कि वो बेंजीन रिंग बन जाए जो कि अपने आप में स्टेबल रिंग है। ठीक है। तो जब बॉन्ड बनता है बेटा, केमिकल बॉन्ड बनने में वहां पर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों फोर्स एग्जिस्ट करती हैं। कैसे करती है आज क्लास में हमें यही जानना है। तो और एटम्स जो होते हैं वो कम स्टेबल होते हैं क्योंकि ज्यादा एनर्जी होती है, और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एनर्जी को लॉस करके, एटम अपनी एनर्जी को लॉस करते हैं और लूज करते हैं, लूज करने के बाद मॉलिक्यूल बनाते हैं। मॉलिक्यूल में एनर्जी कम होती है, इसलिए जिसमें एनर्जी कम होती है वो ज्यादा स्टेबल होता है। ये बात भी हम कर चुके थे। ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड जो होता है, जब बॉन्ड बनता है तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। ठीक है। और ये जो प्रोसेस होती है वो हमेशा एक्सोथर्मिक होती है। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बेटा नोट कर लेना। 11th वाले बच्चों के लिए, जेई के, नीट के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेचर में जो नेचर एक्सप्लेन करती है केमिकल बॉन्ड को, वो बहुत अलग अलग थ्योरी से करती है। और पहली थ्योरी जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कॉसल एंड लुईस प्रपोज द थ्योरी। तो जो सबसे पहले कॉसल एंड लुईस ने थ्योरी प्रपोज की थी, पहले हम उसके बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। वैसे तो केमिकल बॉन्ड जो होता है वो इस चैप्टर के अंदर मतलब कि इसको देखो, मैं बताती हूँ कितनी थ्योरीज में से कवर किया गया है। यहाँ पर लिख देती हूँ, यहाँ पर कवर किया गया है इसको। सबसे पहले कॉसल लुईस थ्योरी आई है। सबसे पहले कॉसल लुईस थ्योरी आपके एटम्स को एक्सप्लेन करेगी कैसे बना। फिर कॉसल लुईस थ्योरी क्या करती है, इससे कुछ लिमिटेशंस होती हैं, ये मॉलिक्यूल के शेप को नहीं बता पाती, मतलब स्ट्रक्चर को, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के। तो अब आई VSEPR थ्योरी, इसको बोलते हैं वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जेई और नीट दोनों के बच्चों के लिए। उसके बाद आती है VBT, इसको बोलते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। उसके बाद आएगी MOT, और फिर कुछ बॉन्ड्स आएंगे जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड और वेंडरवॉल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, और इसी के अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स आएंगे बेटा। तो ये पूरा चैप्टर इस तरीके से यहाँ पर कवर अप होगा। एक और थ्योरी होती है उसको बोलते हैं CFT, जो हम बड़ी क्लास में पढ़ते हैं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। उसके बाद एक और थ्योरी होती है उसे बोलते हैं LFT, वो होती है लाइगेंड फील्ड थ्योरी, वो तो और भी बड़ी क्लास में होती है। CFT आप 12th क्लास में पढ़ोगे, क्लास D ब्लॉक एलिमेंट के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, वहां पढ़ते हैं। ठीक है। जहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड वहां पढ़ते हैं। अभी हमें यहाँ इतना ही पढ़ना है। और LFT तो और MSc क्लास बड़ी क्लास में, केमिस्ट्री में आगे फ्यूचर बनाओगे तो पढ़ोगे, उसको बोलते हैं लाइगेंड फील्ड थ्योरी। तो चैप्टर पूरा आपका इतनी थ्योरीज में कंप्लीट होगा। तो आज हम यही बताएंगे लुईस थ्योरी। लुईस थ्योरी में बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं। क्या करते हैं, बस थोड़ा सा इतना जान लेते हैं कि ऑक्टेट बनाता है, लेकिन बेटा आपको पता है मैं आपको बिल्कुल क्लियर कट एकदम टू द पॉइंट बात करूंगी, और जब आप नीट में और जेई में जाओगे ना, क्वेश्चन आपके सीधे सॉल्व होंगे। पूरी सीधी बात बताऊंगी कि लुईस कंसेप्ट में क्या होता है। अब आगे पढ़ो। देखो यहाँ पर क्या है, ये मेरा मैंने बना रखा है चार्ट, किसके लिए, नीट के लिए बना रखा है। तो नीट, और पिछली क्लास में मैंने जेई का बताया था। ठीक है। तो आप जेई और नीट दोनों का समझ लो। अब देखो तुम्हें टॉपिक क्या समझ में आना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, चैप्टर का पता होना चाहिए आपको कि ब्लूप्रिंट क्या होता है, किससे से कितना आता है। देखो कौशल लुईस थ्योरी से 2 क्वेश्चन आ रखे हैं लास्ट इतने ईयर्स में। आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड से कोई क्वेश्चन नहीं आया है। बॉन्ड पैरामीटर से 2 क्वेश्चन आ रखे हैं, और VSEPR 7 क्वेश्चन आ रखे हैं। वैलेंस बॉन्ड एंड हाइब्रिडेशन से 11 क्वेश्चन नीट में आ रखे हैं।
सोचो, तो तुम्हें एमओटी से 7 क्वेश्चन आ रखे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 क्वेश्चन आ गए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो खैर यहाँ पर 2 दिए है, लेकिन आप ये मतलब रेगुलर आपके आ जाता है, जैसे रेगुलर जैसे एबीसीडी होता है ना, तो ऐसे करके आपको आ जाता है, दिमाग में फंस जाता है। इसमें कई और दूसरे रीजंस में कहीं घुस जाता है ये, ऐसे पर्टिकुलरली इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं। अच्छा, इधर देखो, खुद यहाँ देखो, वीएसईपीआर से 52% देखो, बॉन्ड पैरामीटर्स और वीएसईपीआर से 52% आ रखा है। ठीक है, देखो वीएसईपीआर बॉन्ड पैरामीटर ऑब्वियसली इसमें 7 और 2 7 8 9 होगा इसमें भी क्वेश्चन, है ना। और वीबीटी से देखो यहाँ 39% आ रखा है, तो कुछ आगे पीछे होता है, बट टॉपिक इंपॉर्टेंट वही अब दोनों में सेम ही होते हैं, कभी किसी में ज्यादा किसी में कम पूछ लेते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एनालिसिस में देखो किस तरीके से आपको मिला है कि टॉपिक कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। जेई और नीट दोनों के बच्चों के लिए देख लो, चार्ट बना हुआ है, बहुत मेहनत से बनता है बेटा, ध्यान रखेंगे, इसको नोट करेंगे। चलो आगे पढ़ते हैं। इनसे आइडिया लगता है कि आपको किस कौन सा टॉपिक कितना तैयार करना है, उसमें कितने क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो ये बात जरूरी होती है। देखो, वाई मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स एग्जिस्ट एज कंपाउंड। अब आप सबसे पहले बताओ कि वाई मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आएगा यहाँ पर। वाई मोस्ट ऑफ द एलिमेंट एग्जिस्ट एज कंपाउंड, ज्यादातर जो एलिमेंट्स होते हैं वो कंपाउंड की फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट करते हैं। मेरे कहने का मतलब है पानी H2O क्यों है, कंपाउंड की फॉर्म में CO2 क्यों है, NaCl क्यों है, Na2CO3 क्यों है। हमारे नेचर में बहुत सारे ट्रिमेंडस कंपाउंड्स होते हैं, और ऑर्गेनिक की तो बात ही मत करो। ऑर्गेनिक तो ट्रिमेंडस है, तभी तो IUPAC रूल बने हैं, क्योंकि वो सब डर गए साइंटिस्ट कि भाई इतने सारे अनगिनत कंपाउंड आ रहे हैं, कब तक नाम याद रखेंगे हम इनके। इसलिए उन्होंने क्या बना दिया, सीक्वेंस बना दिया, IUPAC सीक्वेंस, जिससे आप किसी भी कंपाउंड का नाम लग सको। तो क्यों कंपाउंड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो आपको बता दिया है, केमिकल बॉन्ड एक फोर्स होता है जो कि दो एटम्स को दो एटम को जोड़ता है, उसके बीच में ग्लू का काम करता है और मॉलिक्यूल बनाता है। मॉलिक्यूल में एनर्जी कम होती है एज कम्पेयर टू एटम्स, एटम्स में ज्यादा एनर्जी होती है, और वो क्या करते हैं, इसलिए एनर्जी कम करने के लिए, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वो केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, और पूरे सिस्टम की एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और मॉलिक्यूल थर्मोडायनेमिकली स्टेबल, मतलब कि आप उसे हीट करोगे कितना वो तब भी टूटता नहीं है। सबसे खतरनाक थर्मोडायनेमिकली स्टेबल जो जेई का और नीट का सीधा क्वेश्चन है बेटा, Na2CO3। Na2CO3 जो होता है थर्मोडायनेमिकली स्टेबल सॉल्ट होता है, सबसे ज्यादा पूरी केमिस्ट्री का सोडियम कार्बोनेट को 1200 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर आप इसको पिघला नहीं सकते, हाईली थर्मोडायनेमिकली स्टेबल सॉल्ट है ये। ठीक है, तो कंपाउंड की फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि जो एलिमेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। जैसे एलिमेंट क्या करना होता है, इनर्ट गैस कन्फिगरेशन अटेन करना होता है। अब सिंपल सा एग्जांपल समझो, फर्स्ट ग्रुप का समझो, फर्स्ट ग्रुप का समझो, और इधर समझो 17th ग्रुप समझ लो, क्योंकि 18th ग्रुप तो भैया इनर्ट होते हैं, हीना, नीना और करीना के, जेरोक्स, रंगीन है, ये तो रिच है भैया, रिच है, ये तो अंबानी है इसके पीरियड टेबल के, ये तो रिच है, इनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अमीर लोग हैं ये, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम जाओ बाहर में, रिएक्शन करो, कुछ भी करो, हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो हेलोजन होता है फालतू में क्लास में बोर करने आई, आंटी जो होता है एसिड वो रेडियो एक्टिव होता है, ये जो होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हेलोजन होते हैं, इनके पास आउटर मोस्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं, और केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, छोटी क्लास से पढ़ चुके हो। और यहाँ होता है फर्स्ट ग्रुप होता है हलीना की रब से फरियाद, हाइड्रोजन एक्सेप्शन होता है हलीना की रब से फरियाद। फ्रेंशियम रिडक्टिव होता है, फ्रेंशियम 223 का जो हाफ लाइफ होती है वो होती है 21 मिनट्स। तो इसको पढ़ना तो कितना, जब जो चीज 21 मिनट्स की जिंदा रहेगी, 21 मिनट्स तक एग्जिस्ट करेगी, फिर वो आधी हो जाएगी, तो बस बताओ उसी केमिस्ट्री क्या पढ़ लेंगे हम, है ना। तो इसलिए इनकी केमिस्ट्री नोन नहीं होती। तो एल्कली मेटल्स कितने होते हैं, केवल 5 ही होते हैं बेटा। ठीक है, अब क्या होता है, हम सबसे अच्छी केमिस्ट्री पढ़ी जाती है Na की और इस Cl की, या Na की और Br की। देखो Na में क्या होता है, इसके पास क्या है, इन दोनों के बीच में क्या है, देखो Na के पास क्या है, Na के पास है 11 इलेक्ट्रॉन, 281 है। एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, ये स्टेबल था, एक पता नहीं कहां से आ गया परेशान करने के लिए। क्या है इसके पास, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन ले लिया, एक दे दे, क्यों देगा, क्यों लेगा भाई 7 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन लेने में तो 7 गुना एनर्जी वेस्ट करनी पड़ेगी दुनिया का कोई। भैया एटम एंड मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लेवर बेटा, ये अपने आप को ज्यादा चालाक मत समझ लेना, ये एटम मॉलिक्यूल बहुत चालाक होते हैं, तुमसे चालाक हैं। तो तभी तो जिसकी बॉडी के अंदर ज्यादा चालाक मॉलिक्यूल्स होंगे वो आदमी ज्यादा चालाक होगा। तो अभी Cl आ गया,
Cl के पास क्या है 17 होता है, 287 होता है, इसके पास क्या पंगा है 7 एक्स्ट्रा है, इसको क्या चाहिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसका क्या पास है प्रॉब्लम है, ये एक एक्स्ट्रा है इसके पास एक कम है। वो बताओ, नेचर मैंने बोला ना बड़ी चालाक होती है, अपने जैसे देखो बेटा, नीट का पेपर लीक हुआ है। नीट का पेपर लीक कब होता है? पेपर तभी लीक होता है जब कोई बेचने वाला हो, और बेचने वाला अवेलेबल हो जब कोई खरीदने वाला हो। जब कोई खरीदने वाला ही नहीं होगा तो पेपर लीक कैसे होगा? इसलिए खरीदने वाला है, अगर बेचने वाला है तो मार्केट में खरीदने वाला भी है, तब हुआ है ऐसा। इसलिए कोई जरूरत नहीं है, हम यहाँ पढ़ा रहे हैं नीट वाले बच्चों को भी और जेई वाले बच्चों को भी। पढ़ाई करो, बहुत पढ़ो, सारी नॉलेज लो, लेकिन जरूरी नहीं है कि नीट के लिए या जेई के लिए डॉक्टर बनने के लिए अपने प्राणों पर खेल जाओ। कोई जरूरत नहीं है इतना ज्यादा करने की। आप नॉलेज लो, पढ़ाई हर जगह काम आती है। अगर आपने नीट के लिए पढ़ाई करी है तो ऐसा कोई फील्ड नहीं है कहाँ जी पढ़ाई की दूसरी जगह काम नहीं आएगी। इसलिए आप पढ़ो, पूरी कोशिश करो। नहीं सिलेक्शन हुआ तो ये सोचो कि भगवान ने आपको इस चीज के लिए नहीं बनाया है, आपको इस संसार में सेवा करनी है किसी और रास्ते से। अपने अब सोच लंबी रखो, अब बड़ी रखो। आप सोचते हो कि नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ तो पता नहीं लोग मुझे जज करेंगे, मेरे घर वाले पता नहीं क्या बोलेंगे, मेरे माँ बाप क्या बोलेंगे, ये सब भूल जाओ। आप अलग अलग आत्मा हो, यू आर अ फुल गैलेक्सी। आपके अंदर कितने विचार चल रहे हैं या क्या क्या चीजें चल रही है आपको नहीं पता है। भगवान ने आपको क्या पता किसी और चीज के लिए भेजा हो। कोई इंसान आपके कर्मों को डिसाइड नहीं कर सकता है कि आपको क्या करना है इस अर्थ में। इसलिए पढ़ो, खूब पढ़ो, बट किसी चीज के पीछे ऐसे एडिक्ट मत हो कि करना है फिर नहीं तो फिर मर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। जिंदगी बहुत इंपॉर्टेंट होती है बेटा, ठीक है। तो ये तो हमारी गलती है जो हमारे हमारे सामने आती है, हम ही पागल हुए रहते हैं कि नहीं नीट 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 डॉक्टर कुछ नहीं होता डॉक्टर बनने के बाद। नहीं बनना, जब नहीं निकले तो क्या जरूरी है मरना है क्या उसके लिए? कुछ और करो। चलो, तो इसने क्या करना है, तो मैंने बोला ना ये एग्जाम्पल वही है। अगर सोडियम को देना है तो यहाँ लेने वाला बैठा हुआ है, तब ये एग्जाम्पल समझ में आया। अब ये देगा तो ये लेगा बेटा, और जब ये लेगा तो ये बहुत खतरनाक बॉन्ड बन जाएगा NaCl। तो कोई देने वाला भी है प्रकृति में, कोई लेने वाला भी है, तभी तो बॉन्डिंग हो रही है खतरनाक, वो भी खतरनाक, देने और लेने वाला तो खतरनाक बॉन्डिंग होगी देखो। तो इस वजह से क्या होता है, ये मॉलिक्यूल खतरनाक तरीके से स्टेबल हो जाते हैं। तो ये कंपाउंड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, अकेले ये स्टेबल नहीं होते। अब देखो जैसे सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया तो सोडियम इसके अंदर 2 8 बन गया और क्लोरीन 2 8 8 बन गया। दोनों मजे कर रहे हैं, इनर्ट गैस कन्फिगरेशन को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करके इनर्ट गैस कन्फिगरेशन को एंजॉय कर रहे हैं, है ना। तो वही होता है, स्टेबिलिटी मिलती है, एनर्जी कम हो जाती है और बॉन्ड बहुत तगड़ा बॉन्ड बनता है और थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होता है। किसी माइकल लाल की हिम्मत नहीं है अब इस बॉन्ड को तोड़ने की, क्योंकि इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। इसी केमिस्ट्री बोलते हैं, है ना। जैसे बोलते हैं ना वो दोनों बहुत बढ़िया दोस्त है, इन दोनों के बीच में केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। केमिस्ट्री क्या कहता है, केमिस्ट्री तो बहुत कॉम्प्रोमाइज करता है, वो कहता है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, थोड़ा सा भी चले चलेगा। तो केमिस्ट्री में तो कॉम्प्रोमाइज चलता है, जो केमिस्ट्री को समझ जाएगा उसका जीवन कभी गलत नहीं हो सकता। चलो भाई, अब एक्सप्लेन करते हैं इस बॉन्ड के फॉर्मेशन को। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आपसे पूछा जाएगा तो। यहाँ पर आप समझ लो कि 2 एटम्स हैं और इन एटम्स के अंदर की जो एनर्जी है कितनी होती है किसी किसी को नहीं पता, किसी भी साइंटिस्ट को नहीं पता किसी भी एटम की एनर्जी कितनी होती है। तो हम इसका रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं कि इसके अंदर मैक्सिमम जो एनर्जी है वो 0 है, ठीक है, इनफाइनाइट 0 एनर्जी है। और ये जो एटम्स जब दोनों दूर दूर है, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस, ये यहाँ से न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस है दोनों एटम्स के बीच का, ठीक है। अब जब ये एटम, ये एनर्जी है बेटा इस तरफ पोटेंशियल एनर्जी, जब ये एटम एक दूसरे के अप्रोच करते हैं, जब ये अप्रोच करते हैं तो अब देखो एनर्जी कितनी है 0 है। जब ये अप्रोच करेंगे तो इनके बीच की एनर्जी क्या होगी, कम होगी एक दूसरे के। देखो होता क्या है, जब एटम आपके, ये एटम है, कौन सा एटम है, गिनो इलेक्ट्रॉन गिनो, 1 2 1 2 3 4 5 6, कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 है बेटा, इसे हटाओ, इसे क्लोरीन बना देते हैं, 7 कर देते हैं इसको, ये क्लोरीन है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ये तो है ही क्लोरीन। चलो अब ये एक्स्ट्रा है शायद, गिनो 1 2 3 4 5 6 7, हाँ एक्स्ट्रा है, ठीक है, हटा दो, 7 समझ लो, क्लोरीन समझ लो। अब जब ये क्लोरीन दोनों एक दूसरे की तरफ आते हैं तो इनके बीच में क्या होता है, 2 चीजें काम करती हैं, कौन सी, अट्रैक्टिव फोर्स भी और रिपल्सिव फोर्स भी। ये क्लोरीन कैसा है, नेगेटिवली चार्ज है, और ये न्यूक्लियस कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है। अब जब ये एटम इसी तरफ अप्रोच करेंगे तो इसके जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है इसके नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे बेटा, इसको एक्सप्लेन करने के लिए आप ये समझोगे, व्हेन एटम्स अप्रोच ईच अदर, जब ये एटम्स एक दूसरे की तरफ आते हैं
ईच अदर, तो क्या होता है बोथ, अदर बोथ, रिपल्सिव, रिपल्सिव एंड attractive forces dominates, attractive forces dominate। आपको पता है दोनों फोर्स काम करती हैं, ऐसा दुनिया में कोई नहीं है आपके बीच। आप जो हम न्यूट्रल बॉडीज है ना, कोई प्लास्टिक की बॉडी है, ग्लास है, स्टील है, हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में दोनों चार्ज है बेटा, तभी तो हम न्यूट्रल है। हमारे अंदर पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है, और तुम कितना ही प्यार किसको करो, कितना ही किसको चाहो, कभी ऐसा हो नहीं सकता कि आप उसको 100% एडोर करो। आपके अंदर कहीं ना कहीं रिपल्शन होगा, आपके दोनों लोगों के विचार नहीं मिलते होंगे, लेकिन लेकिन और अट्रैक्शन भी होगा। लेकिन अब कोई चीज हो रही है दुनिया में, प्रकृति में कोई चीज हो रही है और उसके अंदर रिपल्शन और अट्रैक्शन दोनों ही है, तो फिर दोनों में से तब दोनों कंपेयर करेंगे कि अगर कोई चीज हो रही है तो इसका मतलब अट्रैक्टिव, रिपल्शन के कंपैरिजन में अट्रैक्शन ज्यादा डोमिनेट कर रहा है। समझ रहे हो ना, रिपल्शन के कंपैरिजन में अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट कर रही है, तभी तो बॉन्ड बन रहा है, तभी तो प्रकृति ने बॉन्ड बनाया है। अगर अर्थ कोई चीज काम कर रही है और आपको वहां दिख रहा है कि रिपल्सिव भी है, अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव, अगर रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करती है बेटा तो बॉन्ड ही नहीं बनता ना। समझ रहे हो मेरी बात? तो व्हेन अप्रोच ईच अदर बोथ रिपल्सिव एंड अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट, तो रिपल्सिव फोर्स क्या करती है, दोनों काम करती है, किस किस के बीच में, इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ टू एटम्स रिपेल ईच अदर, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ऑफ टू एटम्स रिपेल ईच अदर, ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। चलो भाई यहाँ समझाते हैं कैसे। ये देखो यहाँ पर ये आप ले लो, चलो छोटा सा नन्ना सा हाइड्रोजन एटम एक्सप्लेन करते हैं। इसके ये न्यूक्लियस हो गया, इसका पॉजिटिव कर लो हाइड्रोजन का, ठीक है, और इसके चारों तरफ यहाँ क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव है बेटा, ठीक है। दूसरा हाइड्रोजन यहाँ रखो जो कि पॉजिटिव है, और एक इलेक्ट्रॉन है इसके चारों तरफ नेगेटिव में, न्यूक्लियस बड़ा बन गया, यहाँ हाइड्रोजन का छोटा बनाओ, ये छोटा सा है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है। चलो यहाँ बनाते हैं। अब दोनों पास पास आए, दोनों अप्रोच कर रहे हैं दूसरी की तरफ, आना चाह रहे हैं, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है और ये जो इलेक्ट्रॉन है कैसे हैं, सेम चार्ज है, सेम चार्ज, रिपेल ईच अदर, धक्का मारेगा, भाग भाग बाढ़ बजा, नहीं चाहिए, बॉन्ड नहीं बनाना। लेकिन इसी में यहीं पर और क्या होगा, एक और होगा, न्यूक्लियस पॉजिटिव है, न्यूक्लियस पॉजिटिव है, ये भी रिपेल करेंगे, इनको भी नहीं आना पास, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, और पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल। ये तो जानते हो फैराडे साहब की कहानी जब उन्होंने पढ़ा था। ये तो छोटी मोटी चीजें तो पता होनी चाहिए बेटा, पढ़ाई का बहुत बेस चीजें हैं ये। अब क्या होगा, लेकिन अभी अभी मैंने क्या बोला कि भैया जो चीज बॉन्ड बना रही है, जो बॉन्ड बना रही है वो हरी झंडी दिखा रही है, जो वो कौन सी है, हरी झंडी। एक काम करते हैं, ये जो है ना रिपल्सिव फोर्स जो बॉन्ड नहीं बनने दे रहे उनको रेड बनाते हैं, और जो बॉन्ड बनने दे रहे हैं उन्हें हरा बनाते हैं, हरी झंडी, बॉन्ड बनेगा, ठीक है। चलो इसको रेड बनाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेगा, नहीं बनने देगा, न्यूक्लियस न्यूक्लियस एक दूसरे को रिपेल करेगा, नहीं बनने देगा, बाढ़ में जाओ। लेकिन ये इसका इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करेगा, चेक करो, इसका न्यूक्लियस पॉजिटिव, इसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, और इसका इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करेगा बेटे। ये ग्रीन झंडी वाली कौन सी है, ग्रीन लाइन क्या है, अट्रैक्शन, रेड लाइन क्या है, रिपल्शन। दोनों काम करती हैं, ऐसा नहीं है काम करती है। और अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट, यानी कि अट्रैक्शन जो होता है वो ज्यादा होता है रिपल्शन से, और ये रिपल्शन हार जाता है और अट्रैक्शन काम कर जाता है, और अट्रैक्शन होने की वजह से अब क्या होता है, वो जो बॉन्ड होता है, एटम्स जो होते हैं वो अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी को लूज करके, देखो यहाँ एनर्जी जीरो है, ध्यान से ग्राफ को समझो बेटा। ये ग्राफ, ये डिस्टेंस बिटवीन है, जैसे जैसे पास पास आ रहे हैं वैसे वैसे एनर्जी कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, देखो एनर्जी कम हो रही है, मतलब अट्रैक्शन बढ़ रहा है, रिपल्शन कम हो रहा है, एनर्जी कम हो रही है मॉलिक्यूल की, एक्स्ट्रा एनर्जी। और यहाँ से यहाँ पर जो मैक्सिमम ये पीक पॉइंट है, यहाँ पर मॉलिक्यूल बन जा रहा है, यहाँ पर मिनिमम एनर्जी हो गई, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी, बॉन्ड बन गया, बॉन्ड बन गया, ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है। अब मेरी बात समझो, ये मॉलिक्यूल है बेटा, अब मेरी बात समझो, ये जो ऊपर से इस यहाँ से यहाँ तक की ये जो है ना एनर्जी का डिफरेंस, ये है बॉन्ड एनर्जी, ये बॉन्ड एनर्जी है जो एटम रिलीज करके आए, निकाल के आए,
निकाल के आए, रिलीज करके आए, यानी कि बॉन्ड एनर्जी का डेफिनेशन समझो। बॉन्ड एनर्जी वो एनर्जी होती है जब कोई भी मॉलिक्यूल उस एनर्जी को, एटम्स एनर्जी को रिलीज करके आते हैं, निकल गई वो बॉन्ड एनर्जी मॉलिक्यूल में नहीं होती है, वो निकल चुकी होती है। तो जितनी एनर्जी निकालता है उसको बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। अब एटम्स और पास पास आएंगे और पास पास आएंगे तो इन ये जो पॉइंट्स बने ना, इन पर रिपल्सिव फोर्स भी है, अट्रैक्टिव भी है। तो यहाँ तक अट्रैक्शन ही डोमिनेट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे से यहाँ पर भी अट्रैक्शन डोमिनेट कर रहा है यहाँ पर, लेकिन जैसे ही वो ऊपर जाओगे तो अट्रैक्शन खत्म, रिपल्शन डोमिनेट कर जाएगा, और रिपल्शन जैसे डोमिनेट करेगा तो बॉन्ड टूट जाएगा, क्योंकि मैंने एनर्जी को क्या माना था, जीरो। और उस एनर्जी पर क्या थे, वो मॉलिक्यूल नहीं थे, एटम थे। और जैसे जीरो से नीचे आएगा तो क्या होगा, यहाँ पूरे में जीरो से नीचे क्या हो रहा है ग्राफ में, अट्रैक्शन बढ़ रहा है, अट्रैक्शन बढ़ रहा है, रिपल्शन कम, अट्रैक्शन बढ़ रहा है, रिपल्शन कम, अट्रैक्शन ज्यादा, रिपल्शन कम, अट्रैक्शन ज्यादा, रिपल्शन कम, यहाँ मॉलिक्यूल बच गया। अब और पास लाओगे तो रिपल्शन क्या होगा, अट्रैक्शन भी, मतलब रिपल्शन धीरे धीरे बढ़ेगा तो अट्रैक्शन फिर भी डोमिनेट करेगा। यहाँ पर रिपल्शन ज्यादा हो गया लेकिन फिर भी अट्रैक्शन डोमिनेट कर रहा है, यहाँ पर रिपल्शन और ज्यादा हो गया लेकिन अट्रैक्शन फिर भी डोमिनेट कर रहा है, यहाँ पर रिपल्शन और ज्यादा हो गया फिर अट्रैक्शन डोमिनेट कर रहा है। मतलब बॉन्ड को कोई इंसान तीसरा ऐसा आ गया जो आपकी कोशिश कर रहा है कि आपका बॉन्ड टूट जाए, लेकिन आप दोनों के बीच में स्टिल अट्रैक्शन ज्यादा है, नहीं टूट पड़ा है। फिर इस पॉइंट पे आया, फिर उसने और कोशिश करी, रिपल्शन बढ़ा लेकिन अट्रैक्शन फिर भी डोमिनेट कर रहा है। फिर यहाँ पर क्या है, रिपल्शन और अट्रैक्शन दोनों इक्वल हो गए। अब अगर इससे ज्यादा कोई दूसरा इंसान कोशिश करेगा कोई भी आपके बॉन्ड को तोड़ने की, तो बॉन्ड टूट जाएगा, क्योंकि लिमिट क्रॉस हो चुकी है। ठीक है, रिपल्सिव फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट कर जाएगी। तो ये ग्राफ से हम समझते हैं कि किस तरीके से एनर्जी कम होती है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी कर्व आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये कर्व से आप समझते हैं कि जब दूर दूर होते हैं तो उसमें एनर्जी ज्यादा होती है, लेकिन पास में आते 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 एनर्जी कम होती है। टाइम ऐसा आता है एनर्जी इतनी कम हो जाती है कि मॉलिक्यूल आपस, एटम्स आपस में मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, और जो एनर्जी रिलीज करके आते हैं उसे बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। अब आप ऐसे समझो बॉन्ड एनर्जी को, जैसे कि अगर आपसे कोई बोलेगा कि मैंने, भैया जैसे आप दोनों की कोई दो दो फ्रेंड है, उन दोनों फ्रेंड्स की दोस्ती है, इस फ्रेंड की इस फ्रेंड की दोस्ती है, लेकिन ये पहले फ्रेंड नहीं थे, इनिशियली दे वर नॉट फ्रेंड। तो एक इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन हुआ, इन दोनों ने सोचा कि चल भाई दोस्ती करते हैं, तो इसने भी जब दोस्ती करी तो 3-4 सेटिंग्स हुई। तो क्या हुआ, पहले में इसने पेमेंट करी 1,000 रुपए की, दूसरे ने इसमें पेमेंट करी खाया पिया 1,000 रुपए की, तीसरे में इसने पेमेंट करी, चौथे में इसने पेमेंट, 4 इनकी मुलाकातों के बाद तब इनके बीच में बॉन्ड बना, यानी कि इनके में 4,000 रुपए का एक्सपेंडिचर हुआ है बॉन्ड बनने में इन दोनों के बीच में। यानी कि अगर कोई तीसरा आदमी बोलेगा कि आपका बॉन्ड तोड़ने को आएगा, तो ये दोनों बोलेंगे ठीक है हम बॉन्ड तोड़ देंगे, लेकिन हमें 4,000 रुपए खर्च हुए, 4,000 रुपए लाओ। आया समझ, यानी कि अगर प्रकृति ने जिसने भी बॉन्ड बनाने में जितनी एनर्जी यूज करी है, अगर आप उसको तोड़ोगे तो उतनी ही एनर्जी आपको उसको देनी पड़ेगी, तभी तो टूटेगा। और जितना ज्यादा आप खर्च करोगे पैसा बॉन्ड बनाने में, मतलब कोई भी चीज, किसी भी चीज के बॉन्ड बनाने में, उतना ही ज्यादा आपका बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा। भाई आपको पता होगा ना भाई, जो दो रिलेशन, आप लोगों ने कितना करा है, दो लोग है, दो लोगों के बीच में ऐसी बॉन्डिंग है कि भाई कोई बात नहीं, दोनों रिच लोग हैं, अरे भाई कुछ नहीं करना, कुछ नहीं एफर्ट्स करे और दोनों की दोस्ती हो गई, किसी को किसी के एफर्ट्स का एहसास नहीं है, नो स्ट्रगल। तो क्या होगा, वो बॉन्ड उतना अच्छा नहीं बनेगा, हालांकि आप साथ में भी रहोगे वो बॉन्ड अच्छा, लेकिन अगर आप दोनों ने एक साथ स्ट्रगल किया है, दो फ्रेंड्स है, दोनों ने एक साथ स्ट्रगल किया है और बहुत अच्छा एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस किया है, तो उनको उस चीज का पता होगा कि यार ये जो बॉन्ड बना है बड़ा खतरनाक, बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस से बना है, ये जो बॉन्ड है हमने इसमें बहुत एनर्जी वेस्ट करी है, इतनी एनर्जी यूज करी है, इतनी एनर्जी निकली है हमारी कि अब उस एनर्जी को ओवरकम करना बहुत मुश्किल है। जैसे कौन, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, कि दुनिया में कोई ऐसा माइकेलाल नहीं है जो इस जितना हमने पेमेंट किया है उतना हमें कर सके, यानी कि ये प्राइस लेस है, नहीं तोड़ सकते इस बॉन्ड को हम। तो ये होता है, जो जितना ज्यादा आप खर्च करते हो बेटा बॉन्ड उतना ज्यादा स्ट्रांग बनता है, जितना आप स्ट्रगल करते हो अपने काम करने के लिए। समझ में आया कि नहीं आया? तो मोर इज द एनर्जी रिलीज्ड, मोर इज द बॉन्ड एनर्जी। तो जितनी आपने, मतलब आपका ये पेन है, आपका पेन जो है वो बना हुआ, नेचर ने आपने एटम्स में मिले हुए बने हुए थे। अगर आपको पूछा जाए कि ये दो, इस एटम, ये जो पेन है वो कितनी ताकत से प्रकृति ने बनाया, तो आप कैसे करोगे? वो थोड़ा पता है कैसे बनाया, आप उसको तोड़ कर देखोगे, इसको तोड़ने में जितनी एनर्जी लगी आप बोल दोगे भैया इतनी एनर्जी इसको बनने में लगी थी। ठीक है, तो दो एटम्स के बीच में बॉन्ड को तोड़ने में जितनी एनर्जी लगती है वही एनर्जी बॉन्ड एनर्जी कहलाती है। ठीक है बेटा, अच्छा
जो अट्रैक्शन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी के। अच्छा जी, अब अट्रैक्शन बढ़ रहा है, एनर्जी कम हो रही है, अट्रैक्शन बढ़ रहा है, एनर्जी कम हो रही है। अब एक बार आप बात मेरी सुनना, अट्रैक्शन और स्टेबिलिटी बढ़ रही है, ये एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल है, ये बॉन्ड एनर्जी नहीं है। बच्चे इसमें गड़बड़ करते हैं। अट्रैक्शन बढ़ता है तो मॉलिक्यूल की एनर्जी कम होती है, ये ध्यान रखना, और स्टेबिलिटी बढ़ती है, ये इसमें रिलेशन आएगा। तो ऐसे बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो बेटा ध्यान रखोगे, एक बार कर्सरी ग्लेंस, फिर एक बार समझ लो मेरी, एक बार कंक्लूड करती हूँ, समराइज करती हूँ कि कोई भी बॉन्ड जो होता है, बॉन्ड बनता है जब दो एटम्स आपस में एक दूसरे की तरफ अप्रोच करते हैं, और जब दो एटम एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं तो उनके बीच में बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, लेकिन जब अप्रोच करते हैं एक दूसरे की तरफ आते हैं तो उनके बीच में अट्रैक्शन भी होता है, रिपल्सिव दोनों फोर्स होती हैं। सेम सेम चार्ज उनके बीच में क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और डिफरेंट चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। क्योंकि प्रकृति ने वो बॉन्ड बना है और हमें प्रकृति में दिख रहा है वो बॉन्ड बना है, तो इसका मतलब अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करती है रिपल्सिव फोर्स से। और जब अट्रैक्शन होता है तो एनर्जी कम होती है, एटम पास पास आते हैं, और एक टाइम ऐसा आता है इतनी कम हो जाती है कि मॉलिक्यूल बन जाता है। और मॉलिक्यूल में एनर्जी सबसे कम होती है, जितना ज्यादा अट्रैक्शन मॉलिक्यूल में उतनी कम एनर्जी और उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। ठीक है बेटा, तो ये रिलेशन आपका बना, इस तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, और आपको अपने ग्राफ से बनाकर यहाँ पर दिखा दिया है। पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी मॉलिक्यूल की। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत मेहनत करनी पड़ती है बच्चों को समझाने में। जो वहां पर भी आज पहुंचे तुम्हारे तक वीडियो, आज के बाद पहुंचे, आज से 1 साल बाद पहुंचे, जब भी आप पढ़ो, तो जब भी आपको समझ में आए, अगर आपको तो आप कमेंट पक्का करना, लिखना जरूर कि मैडम समझ में आया, कौन सा एग्जाम्पल हमें अच्छा लगा आपका बताया हुआ। इट इज मोटिवेशन बेटा। चलो, अब हमें पढ़ना है ऑक्टेट रूल। सबसे पहले जो किया था, लुईस कंसेप्ट हुआ था। लुईस जब कंसेप्ट बनाया गया तो उस वक्त क्या हुआ, इन्होंने ऑक्टेट रूल दिया लुईस साहब ने। इन्होंने बोला कि कोई भी एलिमेंट क्या चाहता है, स्टेबल होना चाहता है। कैसे, इनर्ट गैस कन्फिगरेशन की तरह चाहता है कि वो इनर्ट गैस कन्फिगरेशन अटेन कर ले कोई भी एलिमेंट, तो ऑक्टेट रूल बता दिया। लेकिन देखो, इन ऑर्डर टू एक्वायर स्टेबिलिटी इट्स इंडिविजुअल एटम्स ट्राई टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए हर एटम चाहता है कि वो ऑक्टेट कंप्लीट कर ले, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ये काम नहीं करता, हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट करके ही खुश हो जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास है ही नहीं भैया। 8 कहाँ से बनाएगा बताओ ना, भिखारी है। 1H1 सबसे लाइटेस्ट और गरीब एलिमेंट है, तो क्या करता है ये, आपस में एक दूसरे से डुप्लेट बनाकर ही खुश हो जाते हैं, है ना। और डुप्लेट में ये स्टेबल हो जाता है हीलियम की तरह। ऑब्वियसली हीलियम भी तो एक्सेप्शन है, और बट स्टेबल है ना। तो हाइड्रोजन डुप्लेट बनाता है। बाय कंप्लीटिंग द ऑक्टेट द एटम्स एक्वायर इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्ट हाइड्रोजन व्हिच ट्राइज टू एक्वायर टू कंप्लीट इट्स डुप्लेट एंड गेन स्टेबिलिटी। ऑक्टेट रूल की जो बेटा रियलिटी होती है ना, बस यही आपको समझनी है। बच्चे ना हवा में बात करते हैं, बस बचपन में मैडम 10th क्लास में सिखा देती हैं कि भैया ऑक्टेट बनाओ और मीथेन का स्ट्रक्चर बनाओ, हो गया काम। लेकिन बेटा वो अधूरी शिक्षा है। तुम लोग 10th में 99% परसेंटाइल लेके 100 परसेंटाइल लेके जो नाचते हो ना, और उसके बाद बोल सोचते हो कि हवा में उड़ जाते हो कि हमारे पास, हमें तो बहुत ज्ञान है, हम तो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे, हमें तो साइंस मिल गई, और फिर उसके बाद बस खत्म। असली पढ़ाई तो अब शुरू हुई है। 10th क्लास तक की तो जनरल पढ़ाई होती है जीने के लिए, संसार में लोगों को जानने के लिए, पर सिर्फ ये समझने के लिए कि दुकान में जाएंगे तो कितने पैसे वापस आएंगे और कितने पैसे देंगे। बस इतनी पढ़ाई 10th क्लास की, कोई पढ़ाई नहीं है। 10th क्लास में अगर 95% ला रहे हो ना, कोई वैल्यू नहीं है उसकी। असली पढ़ाई 10th के बाद शुरू होती है, इसलिए 10th के बाद आपको बिल्कुल सीरियस होना पड़ेगा। चलो, तो ऑक्टेट रूल की रियलिटी समझो। जैसे मैंने तुम्हें पढ़ाई की रियलिटी बताई, ऐसे ऑक्टेट रूल की रियलिटी को समझो। सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन बनाकर कहानी खत्म नहीं होती है, यहाँ से तो कहानी शुरू होती है अभी। पहली बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं यहाँ बता रही हूँ, इट इज अप्लाइड ओनली ऑन सेकेंड पीरियड। ये ऑक्टेट रूल होता ही सेकेंड पीरियड के एलिमेंट के लिए। और दूसरी और कहानी बताती हूँ, ये केवल दूसरे एलिमेंट के भी, केवल 4 ही एलिमेंट में अप्लाई होता है। बताओ, किसी को पता है ये बात? केवल 4 एलिमेंट में। कौन कौन से? कार्बन, नाइट, सबको पता है, लेकिन इस तरीके से समराइज नहीं किया होगा। बेटा टू द पॉइंट बात किया करो, बिल्कुल टू द पॉइंट। ऐसी ऐसे पढ़ा करो कि तुम्हारे को क्वेश्चन तुम्हारे बहुत इजीली सॉल्व हो जाए। बहुत लंबी कहानी बनाकर नहीं पढ़ना है आपको किसी भी चीज को। आपको सिर्फ एक्सेप्शन, लुईस कंसेप्ट के आप एक्सेप्शन याद करो, एक्सेप्टेंस तो छोड़ो, क्योंकि लुईस कंसेप्ट में इतने एक्सेप्शन है कि एक्सेप्टेंस तो बहुत कम है। लुईस कंसेप्ट बहुत फेमस है, बच्चों को बहुत पढ़ाया जाता है। 9th क्लास में, 8th 10th क्लास बच्चों के दिमाग में बैठ जाता है 8 होने चाहिए तो स्टेबल होगा। लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत सारे एलिमेंट है जिनमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो तब भी स्टेबल है।
नेचर ने बनाया है। तो इसलिए ध्यान रखो, इसकी रियलिटी यही है कि ये केवल सेकंड पीरियड में अप्लाई होता है। सेकंड पीरियड कौन सा होता है? ह ई ली बे ब क न ओ नी, ये है 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सेकंड पीरियड है बेटा। और यही एप्लीकेबल होता है बच्चों सेकंड पीरियड में भी। वो भी, अब सेकंड पीरियड में कितने एलिमेंट होते हैं? 8। उनमें से भी केवल 4 में कौन कौन से? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सब कोई फॉलो नहीं करते। बताओ, मालूम चली ना कहानी? यही सच्चाई है, तो सच्चाई आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बताओ इंपॉर्टेंस ऑफ लुईस सिंबल्स। क्या है इंपॉर्टेंट लुईस सिंबल की? लुईस सिंबल शो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। लुईस सिंबल क्या करते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो करते हैं। यही तो का वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही तो केमिस्ट्री करते हैं। अगर आप 287 करो क्लोरीन के, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये तो केमिस्ट्री करेंगे। अगर आप क्लोरीन का लुईस सिंबल बनाओगे तो कितना बनाओगे? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अभी आगे क्लास, नेक्स्ट क्लास में यही होगा, तो देखो ये होगा। ठीक है, तो ये कहानी, ये बात ये कह रही है कि लुईस सिंबल केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शो करता है। ठीक है, और इसकी वैलेंसी निकालने में हेल्प करता है। कॉसल एंड लुईस अप्रोच के अकॉर्डिंग एटम जो कंबाइन करते हैं वो ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, डुप्लेट कंप्लीट करते हैं आउटर मोस्ट शेल में, और इसी को बोलते हैं हम ऑक्टेट रूल। यहाँ प्रॉपर तरीके से लिख दिया है, प्रॉपर लैंग्वेज में, आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, नोट करते रहिए, प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए, और फालतू नहीं लिखना है। उतना ही जरूरी होता है बेटा, जितना जितना। देखो बेटा, आपको केमिस्ट्री में मेरी तरह पीएचडी नहीं करनी है, आपको उसमें करियर नहीं बनाना है, आपको तो टेस्ट निकालना है। टेस्ट निकालने के लिए आपके सवाल सॉल्व होने चाहिए, चाहे वो जेई का बच्चा हो चाहे नीट का बच्चा हो। फालतू सोचने की जरूरत ही नहीं है। जब आपको लग रहा है कि आपको केमिस्ट्री में अपना करियर बनाना, तो फिर उसकी बाल की खाल निकालो। अभी जितना जरूरी है उतना ही पढ़ो, फालतू पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलो, इन द पीरियड टेबल हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजेंस एंड हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एल्कली मेटल्स आर सेपरेटेड बाय अ नोबल गैस। हाँ, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, आप पीरियड टेबल बनाओ, सारे बच्चों को पीरियड टेबल याद होनी चाहिए। ये होते हैं दो हमारे पहले एलिमेंट, कौन कौन से? कौन कौन से होते हैं? एल्कली मेटल, पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप। खतरनाक मेटल, सबसे अच्छे मेटल्स एल्कली मेटल्स। आपको पता है ना सोडियम को कहाँ रखा जाता है? केरोसिन में। जितनी पढ़ाई अब तुमने पढ़ी है ना क्लास 11th 10th में, वो सब काम आएगी। और इसके बीच में 10 पी वो क्या होते हैं? डी ब्लॉक होते हैं, और यहाँ 6 क्या होते हैं? पी ब्लॉक होते हैं। पता है ना आपको? 6। अब 6 क्या होते हैं? अब देखना जरा, यहाँ पे देखना, ये क्या है? ये कौन सा है? यहाँ देखो, ये कौन सा है? ये है 17th ग्रुप, ये 17th ग्रुप है। ये कौन सा है? 18th ग्रुप है। ये क्या है? ईना, नीना और करीना के जेरोक्स रंगीन है, ये वाला। आलसी, सबसे खतरनाक, नो रिएक्शन, मजे ले रहे जिंदगी के। ये क्या है? हेलोजन, फालतू में क्लास में बोर करने आई आंटी। ये रेडियोएक्टिव, अभी बताया मैंने। ये क्या है? हलीना की रफ से फरियाद। अब बताओ, हेलोजेंस और इसके बीच में केवल नेट गैस ही तो है, ये तो लिखा गया है यहाँ पर कि जो हेलोजेंस होते हैं, हेलोजन के बाद क्या आया? इनर्ट गैस आया, फिर अगला पीरियड आ गया। देखो, ये हाइड्रोजन आया, हाइड्रोजन के बाद हीलियम आया दूसरा, हीलियम के बाद क्या आया? तीसरा, फिर इधर आ जाओ लिथियम आया, एल्कली मेटल। फिर ये पूरी पीरियड पूरा हुआ, फिर कौन आया? फ्लोरीन आया। उसके बाद कौन सा आया? फिर अगला आ गया, देखो, एल्कली मेटल। तो यही बोला हुआ है कि पीरियोडिक टेबल में हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव जो हेलोजेंस होते हैं, वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एल्कली मेटल से केवल नोबल गैस के, इन दोनों के बीच में केवल नोबल गैस होता है, सेपरेटेड बाय नोबल गैस, इनर्ट गैस से सेपरेटेड होते हैं। मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए हेलोजेंस को, तो वो खुश हो जाएंगे, नोबल गैस की तरह एंजॉय करेंगे अपनी जिंदगी को, है ना? क्लोरीन के बाद 287 होता है, एक मिल जाए तो क्या हो जाएगा? इनर्ट बन जाएगा। तो एक कौन देता है उसको? एल्कली मेटल देता है। तो ये नोबल से इससे ही सेपरेटेड होते हैं। ठीक है बेटा, ध्यान रखेंगे, मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, सबसे अच्छे मेटल्स एल्कली मेटल्स होते हैं, इसलिए वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। और हेलोजेंस हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। हेलोजेंस को हम एम्परर्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। ये एम्परर है नेगेटिविटी के, हेलोजेंस। उसमें भी कौन है बाप इनका? फ्लोरीन। इसकी जो नेगेटिविटी होती है वो होती है 4। ठीक है, वो अभी आगे पढ़ोगे, केमिकल बॉन्डिंग में सब आने वाला है, कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं। ये होती है धीरे धीरे नेगेटिविटी क्या होती है? कम होती चली जाती है। ठीक है बेटा, तो क्या होते हैं? एम्पर बादशाह है नेगेटिविटी के। नेगेटिविटी मतलब अपनी तरफ खींचना, अट्रैक्शन, बस इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने की, अंदर जगह नहीं देते। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब होता है बस इलेक्ट्रॉनों के लिए अट्रैक्शन। मतलब क्लोरीन जो है वो अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को, उसको बोलते हैं उसकी अट्रैक्शन पावर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, चलो,
एटम्स गेन लॉज, बस एटम क्या कैसे बनते हैं मॉलिक्यूल, या तो एटम्स भाई किसी भी हालत में बाई हुक एंड क्रुक तुम्हें एक इधर तुम्हें दोस्ती करनी ही करनी है, चाहे मुझे पैसे का नुकसान हो, चाहे मुझे पैसे का फायदा हो, और चाहे मुझे किसी के साथ कितनी भी शेयरिंग करनी पड़े, पर्पज है भाई बनाना ही बनाना है बॉन्ड, क्योंकि स्टेबल होना है। तो स्टेबल होने के लिए लाइफ में ऐसे ही एलिमेंट्स भी क्या करते हैं, किसी भी हालत में बॉन्ड बनाते हैं, और वो बॉन्ड उसमें चाहे तुम्हें कितना नुकसान हो, क्योंकि आगे तक का बहुत फ्यूचर दिखता है कि भैया पूरी स्टेबिलिटी है, पूरे जीवन में स्टेबिलिटी मिलेगी, अभी कितना ही नुकसान कर लो। तो एटम्स क्या करते हैं, चाहे उन्हें एनर्जी का गेन करना पड़े, चाहे इलेक्ट्रॉन लॉस करने पड़े, चाहे शेयर करने पड़े, किसी भी हालत में स्टेबिलिटी गेन करने के लिए अपनी ऑक्टेट रूल कंप्लीट करना चाहते हैं। ठीक है बेटा। जैसे अगर मैं गेन की बात करूं, अगर आप गेन की बात करोगे तो इसमें आएगा एग्जाम्पल क्लोरीन का 287। ये इसके आसपास अगर कोई एल्कली मेटल आ जाए लाइक सोडियम 281, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये लूज करता है, ये गेन करता है, और इन दोनों के बीच में जैसे ही ये लूज करता है, चेक करो अभी बताएंगे बेटा इसका फॉर्मेशन भी कैसे, जैसे ही ये लूज करेगा सॉरी, तो ये Na+ बन जाएगा, और जैसे ये गेन इसका दिया हुआ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। एक स्पीशीज इलेक्ट्रॉन देती है, दूसरी उसको कैच कर लेती है, ठीक है, तो ये बन जाएगा नेगेटिव। उसके बाद तो भैया जैसे ही ये प्लस माइनस बन गया, फिर तो खतरनाक अट्रैक्शन हुआ इनके बीच में, इतना खतरनाक अट्रैक्शन हुआ कि बढ़िया सा लिटाइस स्ट्रक्चर बन गया NaCl का। ठीक, और इनोबल गैस कन्फिग्रेशन अटेन कर लिया। तो अब एक्सेप्शंस ऑफ लुईस जो ऑक्टेट रूल है, ये पढ़ना बहुत जरूरी है। एक्सेप्शंस ऑफ लुईस लुईस मतलब लुईस ऑक्टेट रूल का क्या एक्सेप्शंस है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिस बच्चे ने एक्सेप्शंस पढ़ लिए और उसको याद कर लिया, ये समझ लो बच्चा, उस बच्चे का वो हो गया, मतलब कि बेड़ा पार हो गया, ये चीज का क्वेश्चन यहाँ से कहीं गलत नहीं होगा। ठीक है। तो कैसे बना और ऑक्टेट रूल क्या होता है, उसका क्या इंट्रोडक्शन है, किस तरीके से होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है, वो मैंने आपको बता दिया है। अब हम पढ़ते हैं एक्सेप्शंस ऑफ ऑक्टेट रूल। ज्यादा बड़ी वीडियो तो नहीं हो रही है बेटा, चेक कर लेते हैं, अगर वीडियो बहुत बड़ी हो रही है तो फिर हम इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, अभी मुझे लगता है इतना ही पढ़ना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे अब एक्सेप्शंस ऑफ ऑक्टेट रूल, यहीं से शुरू करूंगी। चलो अभी इसके लिए इतना ही, इस वीडियो के लिए। ठीक है, कि बड़ी वीडियो बच्चों को पसंद नहीं आती है।